हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू रेस्पायर क्लासेस। बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। बेटा, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको फिजिक्स में काफी जगह पर काम आएगा ये। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हमारे पास मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और हमें बोला गया ये जो एफ ऑफ एक्स है ये वेरी कर रहा है फ्रॉम x1 टू x2। यहां पे ये वेरी कर रहा है, और हमसे पूछा गया है कि इस एफ ऑफ एक्स का एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करो। एवरेज वैल्यू इस फंक्शन का आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखिए, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और हमें पूछा जाए इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और बेटा लिमिट्स देंगे जहां से वेरी कर रहा है, जहां से जहां तक वेरी कर रहा है, जैसे x1 से x2 तक वेरी कर रहा है, और इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx से, सेम लिमिट्स x1 टू x2। ठीक है ना? अब देखिए ये क्या बनेगा, इसको ऐसे ही रखते हैं, इस फंक्शन के इंटीग्रल को ऐसे ही रखते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 अप टू x2। और बेटा ये जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा x2 माइनस x1, ये आएगा x2 माइनस x1। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा कि ये दिस इज द मेथड जिससे हम किसी भी एक फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें उस फंक्शन का लिमिट दिया हो, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। ठीक है ना बेटे? चलिए इसको मैं यहां पे हाईलाइट करके रख देता हूं। अब एक बात इसमें याद रखने वाली है कि अगर हमारे पास फंक्शन है ना, विच इज सपोज हमारे पास अब एफ ऑफ एक्स नहीं, हमारे पास एफ ऑफ टी है, यानी फंक्शन टी के साथ वेरी कर रही है, किसी भी वेरिएबल के साथ वेरी कर रही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम मेथड हमें यूज करना है, बस dx की जगह dt देना है और लिमिट्स चेंज कर देनी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन x के साथ वेरी हो रही है या टाइम के साथ वेरी हो रही है। अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सपोज x विद रेस्पेक्ट टू t होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ t, जैसे कि मैंने यहां पे रखा। मान लो ये फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है ना बेटे? दिस इज द कंसेप्ट। चलिए अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू x इफ पार्टिकल वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू प्लस a। तो हमसे पूछा गया है कि एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग SHM, और हमें पता है एक पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी U है, इट विल बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में बेटा हम ये डिराइव कर चुके हैं। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूं आप U एवरेज कैलकुलेट करो, U एवरेज कैलकुलेट करो, और लिमिट क्या दिया है? फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू प्लस a। तो किसके बराबर होगा ये? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ x dx, कहां से कहां तक? फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a एंड होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। ठीक है ना? यही कंसेप्ट मैंने यूज किया था। अब देखिए बेटा ये किसके बराबर आएगा? हमें पता है u ऑफ x तो होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर dx, और डिवाइड में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर a माइनस 0, दिस विल बी a माइनस 0, और यहां पर लिमिट फ्रॉम 0 टू a। ठीक है ना? अब आगे देखिए, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें मिलेगा एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए बेटा, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, इट इज अ कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रल से बाहर ले आओ, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, और वहां क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेकर a तक, होल डिवाइडेड बाई a। तो a माइनस 0 का वैल्यू तो a ही होगा। आगे चलते बेटा, अब देखिए इसको ऐसे ही लिख दो, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर ये जो x क्यूब है ना, इसके लिए पहले अपर लिमिट देंगे फिर लोअर लिमिट देंगे।
और इसका ये जो 3 है ये यहां पर मल्टीप्लाई भी कर दो। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्स क्यूब की जगह पहले मिलेगा ए क्यूब, और 0 जब देंगे एक्स की जगह तो वो 0 ही रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एंड होल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है ना। फाइनली ये किसके बराबर आया, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6 m ओमेगा स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए। ठीक है ना। तो फाइनली हमें जो एवरेज वैल्यू आया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू प्लस ए तक। तो ये हमें बराबर आया, ये देखिए यहां से a के और इसमें से 1 कैंसिल तो 2 बचेगा, ये बनेगा 1/6 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। चलिए बेटा, अब देखो आगे एक और क्वेश्चन दिया है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस अभी मैंने फंक्शन जिस पे वेरी कर रही है ना वो चेंज किया हुआ है। इससे पहले मैंने जो यूज किया पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा u इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन डिफाइन किया है। ये x क्या होता है बेटा, x होता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में इस पोटेंशियल एनर्जी को लाना है और फिर उसकी एवरेज वैल्यू देखनी है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसी इक्वेशन में देखिए हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे रखो, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, यहां बचा बेटा ये एक्स स्क्वायर। क्या इस x को इन टर्म्स ऑफ टाइम हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? हमें पता है x बराबर होता है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, और इसी का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बेटा यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह आ गया ये सारा और स्क्वायर रह गया। तो ये बन गई बेटा इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हमने जो अभी कंसेप्ट स्टडी किया एवरेज निकालने का, तो इसी की बेसिस पे हम वो सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। हमारे पास पहले पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे किसके बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट दैट वन इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन x। हमें किस में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यहां पर आएगा बेटा एक्स स्क्वायर की जगह आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना। यहां पर इनिशियल फेज को कंसीडर कर लो 0। ठीक है ना। t इक्वल टू 0 दिया है ना, t इक्वल टू 0 पर हम यहां पे एज्यूम करेंगे कि जो पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। दैट इज वाई मैंने यहां पे 5 को 0 कंसीडर किया, नथिंग एल्स। अब देखिए बेटा u एवरेज किसके बराबर है, u एवरेज तो है इंटीग्रेशन ऑफ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कहां से, 0 से लेकर t/4 तक, 0 से लेकर t/4 तक। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइडेड में होगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। कहां से कहां तक, 0 से लेकर t/4 तक। चलिए यहां से u एवरेज किसके बराबर होगा, u एवरेज किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर ले आओ। हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, टेक इट आउट। और अंदर क्या रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक, 0 से लेकर t/4 तक। और होल डिवाइडेड बाई क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t/4, सो इट विल बी t/4 - 0। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखिए u एवरेज किसके बराबर आएगा, u एवरेज किसके बराबर आएगा, दिस विल बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, इस साइन को हम किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां पर हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सके। कैसे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट cos ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 1 -
2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा को एक्सट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा? आई विल गेट ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा बेटा? इस माइनस 2i साइन थीटा को उधर लिया, कॉस थीटा को इधर ले आओ, ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। बेटा इस 2 को डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर लो, तो ये रहा साइन स्क्वायर के बदले हम ये यहां पर इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर जो साइन स्क्वायर आ रहा है इसके बदले में ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा मीन्स ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2, और बेटा इस ब्रैकेट को बंद करो, लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू t by 4 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या है? होल डिवाइडेड बाई t by 4। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। चलिए चलिए देखते हैं आगे। अब देखो बेटा, यहां से हमें निकलेगा फिर से यू एवरेज। देखो यू एवरेज का वैल्यू क्या आएगा? देखो 1/2 डिवाइडेड बाई t by 4, तो ये बन जाएगा बेटा 2/t। आप कैलकुलेट करके देखना, ये बनेगा 2/t। m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहां पर है ना इंटीग्रेशन है किसका? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का, ठीक है ना। तो हम अलग से 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे और अलग से cos 2 ओमेगा t by 2 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो वही मैं लिख रहा हूं यहां पर। पहला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos 2 ओमेगा t dt। चलिए बेटा अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे इनको। लिमिट रहेगा 0 टू t by 4, 0 टू t by 4। तो बेटा हाफ ऑफ आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब बस मैथमेटिकल पोर्शन रह गया। तो यहां से देखिए बेटा यू एवरेज किसके बराबर होगा? यू एवरेज होगा 2 डिवाइडेड बाई t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए यहां से देखते हैं, 1/2 को बाहर रखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t मतलब हुआ t by 4 माइनस 0। बेटा इतनी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, t by 4 माइनस 0 माइनस यहां से 1/2 को बाहर निकालो। अच्छा लिमिट भी तो नहीं, लिमिट तो दे चुके हैं यहां पर। देखो बेटा हाफ बाहर आएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, बताइए बेटा क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा? चलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। और बेटा इस 2 ओमेगा टी का इंटरनल डिफरेंशिएशन भी होगा और जो कि डिवाइड में आ जाएगा, इट इज 2 ओमेगा। और लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट जाएगा फ्रॉम 0 टू t by 4। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आराम से देखिए बेटा क्या किया मैंने इस स्टेप में। चलिए यहां से हमें यू एवरेज का वैल्यू आया 2/t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बेटा देखो यहां से हाफ और हाफ को बाहर ले आओ कॉमन, इस हाफ को और इस हाफ को कॉमन बाहर ले आओ, वो इस 2 के साथ कट गया। तो यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा t by 4 माइनस क्या माइनस? यहां पर देखिए बेटा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। देखिए बेटा कैसे लिखता हूं मैं लिखूंगा 2 ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी। और बेटा ये जो t है इसकी जगह मुझे अपर लिमिट देना पड़ेगा, और अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है t by 4। ओके चलिए बेटा देखिए यहां पर 2 तो मैंने ऐसे ही लिखा, ओमेगा की जगह मैंने लिखा 2 पाई बाई टी। हमें पता है ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। और यहां पर अपर लिमिट देंगे t की जगह t by 4, ठीक है ना बेटे, t by 4। अच्छा माइनस क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे सेम वैल्यू, लेकिन इसमें t की जगह 0 देंगे। व्हेन वी विल इस t की जब मैं 0 दूंगा t की जगह, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 0, और हमें पता है साइन 0 तो 0 ही होता है। और बेटा यहां पर आएगा होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। चलिए इसको ब्रैकेट को क्लोज करो, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हमें मिला m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, और यहां पर बेटा क्या मिला? t by 4 माइनस, ये देखिए यहां से t और t कैंसिल,
यहां पर 2 2s आर 4 और ये 4 कैंसिल, यहां बचा बेटा साइन ऑफ पाई। साइन पाई कितना होता है, साइन 180, और साइन 180 होता है 0। तो ये बन गया बेटा ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, इसकी जगह 0 लिख दो, कोई जरूरत नहीं है वैसे लिखने की। अब देखो यहां से हमें मिला, देखिए m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, और बेटा अंदर से इस ब्रैकेट से निकला t बाई 4, ये t और t कैंसिल, और फाइनली हमारा आंसर क्या मिला हमें, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बेटा ये रहा आंसर। दिस इज वैल्यू फॉर व्हाट, दिस इज वैल्यू फॉर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम when time varies from t equal to 0 to t equal to t/4। ये रहा बेटा आपका आंसर। ठीक है ना, काफी अच्छा कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक और मैथमेटिकल इक्वेशंस इसमें लग रही थी। हाँ, और कंसेप्ट भी आई होप क्लियर ही होगा आप लोगों का। ठीक है ना बेटे, चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है बेटा, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन एसएचएम इज ई। यानी एक पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो ई गिवन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था बेटा ये जो टोटल एनर्जी है, सॉरी बेटा, ये जो टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, ये जो टोटल एनर्जी है जिसको यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है किससे, ई से, ई से रिप्रेजेंट किया गया है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं इफ द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल्ड, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को डबल किया गया, हमें पूछा गया टोटल एनर्जी क्या होगी। चलिए देखते हैं बेटा। देखिए यहां पर मास तो कांस्टेंट ही है एसएचएम में, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि हमने मास के साथ क्या किया, मास बढ़ाया घटाया, कुछ नहीं। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो टोटल एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं सीधा सीधा। यहां से हमें पता चला कि एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। देखिए बेटा ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो रहा ही। तो यहां से मुझे फाइनली कंक्लूड हुआ कि ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के स्क्वायर के। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड के स्क्वायर के। तो बेटा ये यहां पर ये जो इक्वेशन है ये यू विल कीप दिस इन माइंड। ठीक है ना, यू विल कीप दिस इन माइंड। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल एनर्जी जो नई बन जाएगी वो क्या होगी, उसको मैं ई डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। कब नई एनर्जी बनी, जब एम्पलीट्यूड को डबल किया गया। देखो बेटा इफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल्ड, यानी अगर एम्पलीट्यूड को डबल किया तो इसका मतलब है 2a बन जाएगा। ठीक है, 2a का स्क्वायर। अच्छा टाइम पीरियड को भी डबल किया तो ये बन जाएगा 2t का स्क्वायर। तो ये क्या आया बेटा, 4 टाइम्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स टी स्क्वायर। ये 4 और ये 4 कैंसिल हुआ, यानी जो नई टोटल एनर्जी आई वो भी बेटा किसके प्रोपोर्शनल आई, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो हमें इनिशियली भी तो ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर की आई थी बराबर। तो ये जो नई एनर्जी हमें मिली जब हमने टाइम पीरियड को डबल किया और एम्पलीट्यूड को डबल किया, वो इनिशियल एनर्जी के बराबर ही आएगी। यानी अगर हम टाइम पीरियड को भी डबल कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को भी डबल कर रहे हैं, तो एसएचएम की जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए बस एनर्जीज के बारे में। अब देखिए एक और क्वेश्चन गिवन है बेटा, कह रहा है कि द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज ई। बेटा फिर से बोला गया है कि टोटल एनर्जी इज ई। टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर से बोला गया है कि ये बराबर है किसके, कैपिटल ई के। उसके बाद इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन विल बी। बेटा अगर एम्पलीट्यूड मान लो a है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब हुआ a/2। यानी हमसे पूछा गया है जब x बराबर हो a/2 के, उस टाइम पे आप हमें बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हमें पूछा गया है कि ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, देखते हैं कितना होगा।
बेटा क्या हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हो, इन टर्म्स ऑफ एक्स हो? हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं। सर डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है एक्स के साथ। कैसे? ये याद है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से v स्क्वायर बताओ कितना होगा? v स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ये देखिए, इसको याद रखो, इसको याद रखो बेटा, v इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर इससे क्या? इससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और ये रहा यहां पर v का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देख क्या रहे हो? काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ m, बेटा v की जगह क्या लिखेंगे? ये रहा, v स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ x। अब हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, कहां पर? x इज इक्वल टू ए बाई टू पर, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर। ये रहा बेटा, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। चलिए x की जगह हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड दे देते। ये बनेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और बेटा x की जगह क्या लिखेंगे? a बाई टू, तो x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करो, वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए बेटा, a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना? इस 3a बाई 4 को मैं बाहर लिख लेता हूं। क्या मतलब है मेरे कहने का? काइनेटिक एनर्जी इज, इस 3/4 को मैंने बाहर रखा, ब्रैकेट में क्या आएगा? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? अब देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया? 3/4, लेकिन ये जो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या है? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो टोटल एनर्जी है, तो 3/4 E विल बी आवर आंसर। ये रहा बेटा 3/4 E विल बी, दिस इज द आंसर। ठीक है ना? तो जब पोजीशन का वैल्यू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 3/4 टोटल एनर्जी होगा। ठीक है ना? आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया बेटा कि कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन ए लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, चलिए बेटा, कह रहा है कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ऐसे, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, यानी अगर सेंटर है x इज इक्वल टू 0 पर, तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कितना होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना होगा? +4। पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा x इज इक्वल टू 4, और यहां पर होगा x इज इक्वल टू -4, तो -4 से +4 तक टोटल 8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, इफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल, सॉरी इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। बेटा हमें पूछा गया है कि किसी पॉइंट पर इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी बराबर है इस पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, और हमें पूछा गया है, हमें बताओ उस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होगा। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ, जस्ट ए सेकेंड, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर एक्स है, तो मैं इस वेलोसिटी को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स लाना चाहूंगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया। तो इट विल बी हाफ ऑफ एम, बेटा वी किसकी, वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में मैं दिखा चुका हूं आपको, तो ये बराबर होगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो बेटा क्या कटेगा यहां से, देखो क्या कटेगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर कट, तो बचा क्या? बचा यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें इस एक्स का वैल्यू निकालना है, यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस माइनस
एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा इस 2 को इधर ले जाओ, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई रूट 2, प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई, और हमारे पास बेटा एम्पलीट्यूड कितना है, 4 है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा बेटा 4 डिवाइडेड बाई रूट 2। देखो सारे आंसर प्लस में है ना, तो हम सिर्फ प्लस वाला ही कंसीडर करेंगे ऑप्शंस को देखिए। तो बेटा देखो ये जो 4 है ना, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 2 2 जार इज 4, देखिए बेटा 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 इज 4 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2, और इस एक 2 की जगह मैं लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 2 होल डिवाइडेड बाई रूट 2, तो एक रूट 2 कैंसिल गया, तो आपका x का वैल्यू क्या है बेटा, x का वैल्यू आ गया 2 रूट 2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये देखिए 2 रूट 2 सेंटीमीटर, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना बेटा, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन है बेटा, बट आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इसी तरह के क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। चलिए अब आते हैं हम बेटा एसएचएम के एक नए टॉपिक पर, और ये जो टॉपिक है बेटा ये है सुप्रीम मास सिस्टम। यानी अब हम एक्चुअली रियल लाइफ में देखेंगे कि कोई सिस्टम एक मास है बेटा, एक सुप्रिंग है, हम देखेंगे कि ये सच में ऑसिलेट कर रहा है, सच में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम दिखाई है आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल सुप्रीम मास सिस्टम की। ये देखिए बेटा ये जो पहला डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, मैं कंसीडर करता हूं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक सुप्रिंग है मेरे पास जिसका सुप्रिंग कांस्टेंट है के, जिसका सुप्रिंग कांस्टेंट है के, और एक मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसको मैंने अटैच करके रखा है सुप्रिंग के साथ। बेटा इनिशियली ये जो कंडीशन यहां पर है ना, इनिशियल कंडीशन जो है, ये जो इनिशियल कंडीशन है ना बेटा, इसमें ये जो सुप्रिंग है, दिस सुप्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। बेटा नेचुरल लेंथ ऑफ सुप्रिंग का मतलब होता है ना ही सुप्रिंग एक्सटेंड की गई है, यानी ना ही इसको खींचा गया है, ना ही इसको कंप्रेस किया गया है, यानी इनिशियली ये सुप्रिंग जो है ना बिल्कुल अपनी नेचुरल लेंथ पे। अब देखो बेटा इसी सिस्टम को मैं थोड़ा सा राइट खींच लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने इसको खींच दिया ऐसे इधर की तरफ, मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा डिस्प्लेसमेंट। सर स्प्रिंग्स का एक खास बात है कि जब हम इन स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। सर बिल्कुल यही तो पढ़ते आए हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस यहां किया तो इसमें एक एफ रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, एफ आर अपोजिट डायरेक्शन में। जो ये रेस्टोरिंग फोर्स का क्या काम होता है, इट ट्राइज टू रीगेन द इनिशियल शेप ऑफ दिस स्प्रिंग। ठीक है, देखते हैं बेटा। अब देखो जब मैंने इसको इस पोजीशन से लेकर यहां तक खींचा, ठीक है ना, अब देखो बेटा इसमें रेस्टोरिंग फोर्स तो इस साइड से आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, एक्स आया। तो हमें पता है कि ये जो एफ रिस्टोरिंग होगा, ये जो एफ रिस्टोरिंग होगा ये बराबर होता है किसके, माइनस के एक्स के। बेटा दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है या जो इस स्प्रिंग में डेवलप हुआ ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसके बराबर आया ये, माइनस के बाय एक्स। ठीक है, ये भी हमें पता है। बेटा यहां पर देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन तो है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अगर आपको याद हो एसएचएम में मैंने आपसे कहा था, इन एसएचएम बेटा क्या होता था, एसएचएम में जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है वो होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, यानी अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक्सेलरेशन भी फोर्स की अपोजिट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिए बेटा अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर मिला हमें, के बाय एम। ओमेगा स्क्वायर हमें मिला के बाय एम। बेटा यहां पर थोड़ा माइनर चेंज, स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम है मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम। तो यहां पर भी बेटा स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम। चलिए बस माइनर सा चेंज है और कुछ नहीं है। चलिए बेटा ओमेगा किसके बराबर होता है, सर 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। 2 पाई
डिवाइडेड बाई टी। ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाओ, ये रूट बन जाएगा अंडर रूट के बाई एम। तो यहां से हमें टी का वैल्यू क्या मिला, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। चलिए बेटा, ये रहा जब एसएचएम में एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी एसएचएम में एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इट विल बी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यानी ये टाइम पीरियड डिपेंड करेगा कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका मास कितना है और ये जो सुपरिंग हमारे पास है उसका सुपरिंग कांस्टेंट कितना है। बेसिक सा डेरिवेशन है बेटा, ज्यादा कोई खास बात है नहीं इसमें, बट थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग में कर रहा हूं, इसीलिए इस टॉपिक को लगातार पढ़ते जाना, 3 टॉपिक्स तक, तब जाके मैं कुछ कंक्लूड कर पाऊंगा। चलिए बेटे, अब देखिए ये जो सिस्टम है ना, इसी सिस्टम को अब मैंने वर्टिकली रखा। वर्टिकली क्या रखा बेटा, ये इनिशियल स्टेट है, दिस इज इनिशियल। सर यहां पर इनिशियल का क्या मतलब, इनिशियल का मतलब है इस मास को मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है, ये सुपरिंग नेचुरल लेंथ पे है, लेकिन मैंने इसको अपने हाथ पे रखा हुआ है। हाथ पे रखने का क्या मतलब, इस मास m का जो वजन है ना वो सुपरिंग पे नहीं पड़ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इस मास को छोड़ रहा हूं, मैंने छोड़ दिया इस मास को। यहां पर देखिए इनिशियली तो ये पार्टिकल इस लेवल पे था, लेकिन जब मैंने मास को छोड़ दिया तो क्या होगा, ये मास नीचे नीचे आ जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल ये मास नीचे नीचे आके यहां पर रुक जाएगा। रुकेगा क्यों यहां पर, यहां पर इसलिए रुकेगा क्योंकि यहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब यहां पर एक मास नीचे की तरफ लग रहा है कैपिटल M इंटू जी, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो कितना होगा, वो होगा इस सुपरिंग का सुपरिंग कांस्टेंट जो कि k है इंटू डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे देखिए बेटा kx किसके बराबर आया, kx आया बराबर mg के, और यहां से बेटा x का वैल्यू निकालो, x आ गया mg डिवाइडेड बाई k। तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई इस बॉडी की, जब मैंने इस मास को छोड़ दिया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप कहेंगे mg डिवाइडेड बाई k, mg डिवाइडेड बाई k इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है ना, अब मुझे बताइए अभी जिस लेवल पे ये मास रखा हुआ है, मान लो ये वाला जो लेवल है, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि सर इस पॉइंट पर, इस लेवल पर, ये वाली जो लेवल है जहां पर अभी ये मास है, इस पे तो नेट फोर्स 0 है। देखिए ऊपर की तरफ kx, नीचे की तरफ mg। सर हमें तो पता है एसएचएम में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है, तो ये बन गया बेटा हमारे लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। अब देखो बेटा, ये जो मास है हमारे पास जो कि अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, मैंने क्या काम किया, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे खींचा x नॉट से, मैंने इसको x नॉट से थोड़ा सा नीचे खींचा। अब मैंने x नॉट से नीचे खींचा, छोड़ दिया। अब देखो बेटा, जब मैं नीचे खींचूंगा तो ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। जब मैं डिस्प्लेसमेंट और बढ़ाऊंगा तो रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। सर इससे क्या होगा, जब मैं यहां पर लाके इसको छोड़ दूंगा तो ये पार्टिकल इस लेवल, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड एसएचएम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बताओ बेटा इसका टाइम पीरियड कितना होगा, देखते हैं। देखिए बेटा इनिशियली लेवल तो ये है, देखो इनिशियली जो लेवल थी ना वो ये थी। फाइनली इस पार्टिकल को मैं यहां तक स्ट्रेच करके ले गया, तो आप देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए बेटा यहां से यहां तक तो हुआ x, ये रहा x mg बाई k, और यहां से यहां तक कितना हुआ, ये तो हुआ x नॉट, ये तो हुआ x नॉट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। अब देखो बेटा, जब मैंने इस मास को इस पोजीशन से लेकर यहां तक लाया, नीचे स्ट्रेच किया x नॉट से, जरा यहां पर बेटा नेट फोर्स कैलकुलेट करो। देखिए बेटा, जब मैं इसको यहां नीचे खींचा हुआ है यहां तक, इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ जनरेट हुआ और इसका mg तो डाउनवर्ड्स है, लेकिन हमें पता है ये अपवर्ड रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, तभी तो बेटा जब मैं इसको हाथ से छोड़ूंगा ये जल्दी से ऊपर चला जाएगा और एसएचएम करता रहेगा। तो इस पे नेट फोर्स आएगा mg नीचे, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स आएगा इस पे, रेस्टोरिंग फोर्स, इस पे रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा बेटा, देखो कितना, kx, k हो गया सुपरिंग कांस्टेंट, लेकिन x हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले x फिर x नॉट, यानी मैं लिखूंगा x प्लस x नॉट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं यहां पर। तो बेटा ये जो f नेट होगा, f नेट होगा अपवर्ड्स। क्यों अपवर्ड्स होगा, क्योंकि सर ये जब मैं इस मास m को छोड़ूंगा ये मास ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। तो f नेट किसके बराबर आएगा, f नेट आएगा बराबर किसके बेटा, kx
ये देखिए ये आएगा बराबर k टाइम्स x प्लस एक्स नॉट और माइनस कर दो उसमें mg। तो ये बन गई सिंपल सी इक्वेशन, ये बन गई सिंपल सी इक्वेशन। इसको जरा सॉल्व करो, यहां पर करते हैं बेटा। ये जो एफ नेट की वैल्यू हमें मिली, एफ नेट ये आया बेटा, देखो k इंटू एक्स प्लस k इंटू एक्स नॉट और माइनस क्या आएगा mg। बिल्कुल सही। फिर से देखो बेटा एफ नेट किसके बराबर आएगा बेटा, x की जगह हम लिख सकते हैं mg बाई k, ये बनेगा k, x की जगह लिखेंगे हम mg डिवाइडेड बाई k। बेटा ये k और ये k कैंसिल, अच्छा प्लस रहेगा k एक्स नॉट माइनस रहेगा mg। ये देखिए बेटा mg और mg कट, तो हमें नेट फोर्स मिला k एक्स नॉट। तो नेट फोर्स की जगह में क्या m इंटू ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। किसके बराबर आएगा, k एक्स नॉट, mg आया k एक्स नॉट। बेटा a किसके बराबर आएगा, a आएगा k डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स नॉट। इसको फिर से एसएचएम वाली एक्सेलरेशन से कंपेयर करो, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ऑफ x। तो यहां पर देखो बेटा हमारे पास फिर से हमें मिला क्या, ओमेगा स्क्वायर मिला हमें k बाई एम के बराबर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर मिला, k बाई एम, ओमेगा स्क्वायर मिला k बाई एम के बराबर। ठीक है ना बेटा, यहां पे सेम मिस्टेक फिर से है, स्मॉल m नहीं है कैपिटल M है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कैपिटल M है, बस यहां पर कैपिटल M है। चलिए तो ओमेगा किसके बराबर है, खुद 2 पाई बाई टी, रूट को उधर भेज दो, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ k बाई एम। तो फाइनली बेटा फिर से हमें टाइम पीरियड क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। सर ये तो सेम टाइम पीरियड का इक्वेशन आया जैसा कि पहले आया था। हाँ तो यही तो मैं आपका कंसेप्ट बनाना चाह रहा हूं। अभी देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं कंक्लूजन देता हूं। पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम लिया, उसका टाइम पीरियड कितना आया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अब मैंने एक वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम लिया, इसका टाइम पीरियड कितना आया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। लेकिन टाइम पीरियड तो सेम आया, लेकिन कुछ चेंज लगा आपको। देखो चेंज क्या है। देखो बेटा इनिशियली ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनिशियली दिस वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी इस पॉइंट के अराउंड ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा था। और ये मीन पोजीशन कहां लोकेटेड था बेटा, नेचुरल लेंथ पे। दिस मीन पोजीशन वाज लोकेटेड ऑन द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। लेकिन इसमें आ जाओ, इसमें भी बेटा टाइम पीरियड सेम, टाइम पीरियड फिर से सेम, लेकिन यहां पर मीन पोजीशन देखो, ये रहा नेचुरल लेंथ, दिस वाज नेचुरल लेंथ, लेकिन मीन पोजीशन यहां पर है बेटा नेचुरल लेंथ, एक तो ये वाली नेचुरल लेंथ प्लस दिस एक्स mg बाई k, इन दोनों को सम करके देखो तो ये बन जाएगी बेटा मीन पोजीशन की डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक एसएचएम करते हुए बॉडी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, सर टाइम पीरियड तो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लेकिन ये जो मीन पोजीशन है ना बेटा, इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ जाएगा। बस ये आप ध्यान में रखना। इसी एग्जांपल को मैं एक और एग्जांपल आपको यहां पे दिखा रहा हूं। ये देखिए बेटा एक सुप्रीम मास सिस्टम, अभी मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे रख रहा हूं, लेकिन इनिशियली मैंने इसको पकड़ के रखा है, यानी ये सिस्टम नेचुरल लेंथ पे होगा, इट विल बी ऑन नेचुरल लेंथ, इसका कांस्टेंट है k। अब मैं बेटा इसको छोड़ रहा हूं, इस मास m, ये मान लो मास m है, इस मास m को मैंने छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ दिया ये थोड़ा सा नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा, जब नेट फोर्स बैलेंस ना हो। नेट फोर्स बैलेंस होने का मतलब है कि जो kx है, kx होगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो इस mg साइन थीटा के बराबर ना आ जाए, वो mg साइन ऑफ थीटा के बराबर ना आ जाए। और हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई k, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा ये जो मास है ना m, ये थोड़ा सा नीचे आके यहां पे रुक गया। आप यहां पे रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि mg साइन थीटा जो उसको इंक्लाइन से नीचे ला रहा था वो बराबर है kx के। ठीक है ना बेटा, अब बन गया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर भी आप देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं, थोड़ी सी एक्सटेंशन पे है। अब मैं इस मास m को पकड़ के थोड़ा सा खींचूंगा, कितना खींचूंगा, x डैश। मान लो इसको मैंने फिर से
या एक्स नॉट मान लेते हैं, एक्स नॉट मैंने इसको नीचे लाया, अब छोड़ दिया, जब छोड़ दूंगा तो बेटा इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एसएचएम अराउंड दिस पॉइंट, ऐसे शिफ्ट ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। तो बेटा इस एक्सट्रीम पॉइंट पे फिर से बेटा ये लगाओ, फोर्सेस कहां से कहां लगेंगी, इस एक्सट्रीम पॉइंट पे फोर्स तो यहां लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा, यहां पर फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, ठीक है। लेकिन बेटा क्या मास नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, सर यहां पे अगर आपने हाथ से छोड़ दिया तो ये तो ऊपर जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है यहां पर ऊपर की तरफ, वो होगा बराबर रेस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स कितना, वो होगा के इंटू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो था एक्स, और यहां पे बेटा और थोड़ा सा हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया एक्स नॉट से, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट। लेकिन नेट फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो ये के एक्स प्लस एक्स नॉट इस एम जी साइन थीटा से ज्यादा है। तो देखो बेटा सेम इक्वेशन फिर से बन गई, क्या सेम इक्वेशन, सर एफ नेट बराबर है के एक्स प्लस के एक्स नॉट, ये देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर से, माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। चलिए बेटा ये एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट आएगा के, बेटा इस एक्स की जगह क्या आया था, एम जी साइन थीटा बाई के, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई के, तो ये के और ये के गया, प्लस के एक्स नॉट, माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा एम जी साइन ऑफ थीटा, फिर से एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कट। बेटा ये एफ नेट क्या होता है, सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ नेट होता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, किसके बराबर आया, सर के एक्स नॉट के बराबर आया। एक्सेलरेशन किसके बराबर, सर जस्ट ए सेकंड, ये देखिए के एक्स नॉट, तो यहां पर एक्सेलरेशन किसके बराबर, के बाई एम एक्स नॉट। तो कंपेयर करो विद एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, हमें पता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां से बेटा हमें ओमेगा स्क्वायर क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर हमें फिर से मिला के डिवाइडेड बाई एम, फिर से यहां से जब सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। अब आप देखो, चाहे मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा था एसएचएम का सिस्टम, चाहे मैंने वर्टिकल प्लेन में रखा था, या मैंने इंक्लाइन पे रखा, इनफैक्ट बेटा अगर मैं ये पानी में भी सिस्टम ले जाऊं तो टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, पोजीशन ऑफ द मीन पोजीशन, बस ये बात आपको यहां पे याद रखनी पड़ेगी। अदरवाइज हर कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और पोजीशन ऑफ मीन क्या, मीन पोजीशन क्या होगा या इक्विलिब्रियम पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, वो हर सिस्टम के केस में, हर वेरिंग कंडीशन के केस में डिफरेंट होगा। ठीक है ना, आज का लेक्चर बेटा यहीं पे रोक देते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपने अच्छे से ये समझा होगा इस लेक्चर को, तो इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।